स्वागत है आप लोगों का सीए इंटरमीडिएट ऑडिट की क्लास में। कैमरा बस थोड़ी देर में ऑन हो जाएगा, जैसे चार्ज हो जाएगा तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आ जाइए। सबसे पहले बच्चों, आज हम लोग चर्चा किस पे करने वाले हैं वो आपको दिखा देता हूं। आज की जो हमारी चर्चा रहेगी वो रहेगी प्यारे प्यारे राज दुलारे बच्चों, गोइंग कंसर्न के ऊपर, ऐसे 570। ओके, कहां गया कहां गया कहां गया कहां गया कहां गया कहां गया कहां गया, ये रहा ऐसे 570 गोइंग कंसर्न। आ जाइए बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड। और बच्चों आपको अगर याद हो तो जो SS 700 के फॉर्मेट पढ़ा करते थे, SS 700 में हम लोग जब फॉर्म एंड कंटेंट की बात किया करते थे तो वहां पे एक अलग से सेक्शन है आपकी रिपोर्ट के अंदर, क्या? गोइंग कंसर्न। बहुत ध्यान से धीरे धीरे चलेंगे, प्यार प्यार से। आ जाइए, सबसे पहले मैं आपको गोइंग कंसर्न के बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूं। बस अभी 2 मिनट में वीडियो ऑन कर रहा हूं बेटा, कैमरा जो है अभी ऑन हो जाएगा, थोड़ा सा उसके लिए कुछ बैटरी का इशू था। आ जाओ, गोइंग कंसर्न क्या है? आई होप ये सबको पता है कि गोइंग कंसर्न एक फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन है। और इसमें क्या हम लोग एज्यूम करते हैं? एंटिटी विल कंटिन्यू इट्स ऑपरेशन फॉर द फोरसीबल फ्यूचर। मुझे बताइए, ये सबको क्लियर है? ये तो क्लास 11th में उम्मीद करता हूं आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। बोल दीजिए हाँ के ना। आंसर इज यस। नो इंटेंशन और नेसेसिटी ऑफ लिक्विडेशन, यानी मैनेजमेंट की ना ही कोई इंटेंशन है और ना ही मैनेजमेंट जो है कोई नेसेसिटी दिख रही है। नेसेसिटी कब दिखती है? जब बेटा बिजनेस का कोई भी आप लोगों के सामने ऑप्शन ही ना बचा हो, यानी कि आपका बिजनेस पूरा खत्म हो गया हो, तो फिर क्या हो जाती है? नेसेसिटी ऑफ लिक्विडेशन। ना ही इंटेंशन है ना ही नेसेसिटी है। कम ऑन, ना ही इंटेंशन है ना ही नेसेसिटी है। ये तो बिल्कुल आपकी क्लास 11 12th वाली जो अकाउंट्स की बात है वो हम लोग जो है यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। फिर से, फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन, एंटिटी विल कंटिन्यू इट्स ऑपरेशन फॉर फोरसिबल फ्यूचर, एंड कोई इंटेंशन नहीं है, कोई नेसेसिटी नहीं है लिक्विडेशन की। गोइंग कंसर्न अजम्पशन का इंपैक्ट आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन पे। कैसे आता है आइए मैं आपको बताता हूं। गोइंग कंसर्न अजम्पशन का इंपैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ऐसे आता है कि आप अपने एसेट्स और लायबिलिटीज, जो 2 मेजर चीजें होती हैं बैलेंस शीट में, आप उनकी वैल्यू जो है वो कैसे करते हैं कि आप इनको फोरसिबल फ्यूचर में यूज कर पाएंगे। फोरसिबल फ्यूचर में आप लोग जो है इनको पे ऑफ कर पाएंगे। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में आप इनको यूज कर पाएंगे, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में आप इनको पे ऑफ कर पाएंगे। तब हम लोग बोलते हैं कि गोइंग कंसर्न बेसिस पे क्या बनी है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर गोइंग कंसर्न अजम्पशन ट्रू नहीं होती या गोइंग कंसर्न अजम्पशन पे आपने अकाउंट्स नहीं बनाए हैं, तो आप लिक्विडेशन बेसिस पे अकाउंट्स बनाते हैं, जिसमें आप एसेट्स को एग्जैक्टली जो सेल वैल्यू होगी आज की डेट में मार्केट पे, उस पे आप लोग दिखाते हैं, और लायबिलिटीज को भी आप लोग नेगोशिएटेड अमाउंट पे दिखाते हैं। राइट? तो याद रखिए बच्चों, गोइंग कंसर्न अजम्पशन अकाउंट्स की फंडामेंटल अजम्पशन। गोइंग कंसर्न अजम्पशन का सिंपल सा मतलब है कि एंटिटी फोरसिबल फ्यूचर में आगे बढ़ेगी, काम करेगी, और ना ही कोई नेसेसिटी है ना ही कोई इंटेंशन है लिक्विडेशन की। जीसीए का इंपैक्ट आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे आता है। जीसीए का इंपैक्ट आपकी एसेट्स की वैल्यू, लायबिलिटीज की वैल्यू पे आता है। अगर जीसीए नहीं है तो लिक्विडेशन बेसिस पे आपको अपने एसेट्स और लायबिलिटीज जो है वो दिखाने पड़ते हैं। देखिए, when GCA is apt मतलब बेटा क्या हो गया? appropriate। when GCA is appropriate तो assets and liabilities are prepared on the basis of that entity will be able to realize its assets and discharge its liability in the normal course of business। तो आपके assets और liabilities हम लोग क्या करते हैं? assets and liabilities are recorded कर देता हूं। assets and liabilities are recorded on the basis that entity will be able to realize its assets, discharge its liability in the normal course of business। मैंने मीनिंग बताने की कोशिश करी है। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का मतलब क्या है? विल बी यूज इन द बिजनेस एंड अकाउंट फॉर एट कैरिंग वैल्यू। हम रियलाइजेबल वैल्यू पे नहीं, कैरिंग वैल्यू पे। कम ऑन, अकाउंट फॉर हम लोग किस पे करने वाले हैं? कम ऑन, टेल मी, जल्दी बोलिए। कैरिंग वैल्यू पे हम लोग जो है अकाउंट फॉर करने वाले हैं। इज दैट क्लियर? बोलिए लीजिए। कैरिंग वैल्यू क्या होती है बेटा? जो आप लोग सीखते आए हो आज तक, आपने कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस करके जो अमाउंट निकालते हो वो हो गई आपकी कैरिंग वैल्यू। सिंपल बात। आ जाओ, जीसीए नॉट एप्रोप्रिएट, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन से बेसिस बनेंगे? लिक्विडेशन बेसिस पे बनेंगे। एसेट्स कौन से बेसिस पे आएंगे? नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे। बोले तो प्राइस इफ दे आर सोल्ड। इन्वेंटरीज एक्सेट्रा कौन सी वैल्यू पे आएंगी? रिटन डाउन टू रिफ्लेक्ट द एक्सपेक्टेड लिक्विडेशन सेल प्राइस। ओके, ये था बच्चों गोइंग कंसर्न अजम्पशन का एक बेसिक सा लेक्चर। समझ लीजिए कि आपकी रिवीजन चल रही थी 11 12th की। मैं चाहूंगा एक बार हम इसको अच्छे से रिवाइज करें, तभी हम लोग आगे बढ़े। गोइंग कंसर्न क्या है? फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन है। ओके, इस अजम्पशन में हम लोग क्या मानते हैं? व्हाट इज द अंडरलाइंग क्राइटेरिया ऑफ दिस अजम्पशन?
एंटिटी विल कंटिन्यू इट्स ऑपरेशन फॉर फोरसीएबल फ्यूचर। ओके, कोई इंटेंशन नहीं है, कोई नेसेसिटी नहीं है लिक्विडेशन की। अच्छा जी, गोइंग कंसर्न अजम्पशन बच्चों क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि डायरेक्टली इंपैक्ट करती है किसके ऊपर? हाउ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, गोइंग कंसर्न को फाइनेंशियल स्टेटमेंट से जोड़ती है। गोइंग कंसर्न का डायरेक्ट इंपैक्ट आता है किसके ऊपर? दैट हाउ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड। अगर गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट है तो एसेट्स और लायबिलिटीज रिकॉर्ड की जाएंगे ऑन द बेसिस दैट एंटिटी विल बी एबल टू रियलाइज इट्स एसेट्स एंड डिस्चार्ज इट्स लायबिलिटी। इंपॉर्टेंट लाइन, इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। मैंने इसका भी मतलब समझाने की कोशिश करी है। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का मतलब क्या है कि इट विल बी यूज्ड इन द बिजनेस, इट विल नॉट बी सोल्ड, इट विल बी यूज्ड इन द बिजनेस। अकाउंटिंग अगर मैं बात करूं फिक्स एसेट्स की तो कैरिंग वैल्यू पे होगी, रियलाइजेबल वैल्यू पे नहीं होगी। एंड उल्टा सोचो, जब गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट नहीं है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन से बेसिस पे बनते हैं? ये मैं आपको बता रहा हूं, एमसीक्यू में क्वेश्चन बनेगा। जब गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन से बेसिस पे बनते हैं? कम ऑन, लिक्विडेशन बेसिस पे बनते हैं। ओके, assets are shown at net realizable value, inventories etc are written down to reflect the expected liquidation, that is sale price, liquidation or sale price. Done, easy। यहां तक किसी को कोई डाउट, दिक्कत, परेशानी है तो नहीं सर, ये तो बिल्कुल बिल्कुल बच्चों वाली बातें थी, हमने इसको कंप्लीट भी कर लिया। आ जाओ जी, अब शुरू करते हैं बच्चों एसए 570। एसए 570 और 570 में सबसे पहला पॉइंट बच्चों हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? ध्यान से सुनिएगा एवरीवन। ये गोइंग कंसर्न अजम्पशन हमारी आज भी सही है नहीं, ये असेस करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? यानी एंटिटी आज भी एबल है या नहीं टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न, ये असेस करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भैया मैनेजमेंट की, ये ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। सो फिर ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या? ऑडिटर ये देखेगा कि गोइंग कंसर्न अजम्पशन का यूसेज जो कर रही है मैनेजमेंट वो एप्रोप्रिएट है या नहीं। यानी कहीं ऐसा तो नहीं है कि जीसीए है नहीं बट फिर भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन से बेसिस पे बना रही है? कम ऑन टेल मी, जल्दी बोलिए। गोइंग कंसर्न बेसिस पे बना रही है। ये है ऑडिटर का काम। ऑडिटर विल चेक दैट वेदर द यूज ऑफ गोइंग कंसर्न अजम्पशन इज एप्रोप्रिएट और नॉट। कम ऑन, आ जाओ। सो इसके ऊपर बात करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट क्या क्या आती है बच्चों गोइंग कंसर्न को लेकर। रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर असेसमेंट ऑफ एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न किसकी है? कम ऑन, किसकी है? जल्दी बोलिए। मैनेजमेंट की। चाहे एफआरएफ में रिक्वायरमेंट हो या ना हो, चाहे एफआरएफ में रिक्वायरमेंट हो या ना हो। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग बच्चों, आपका एफआरएफ, आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या बोलते हैं? गोइंग कंसर्न अजम्पशन को डिस्क्लोज नहीं करना है अनलेस इट इज इनएप्रोप्रिएट। याद आ रही है बातें? कम ऑन, है ना? आ जाइए। अनलेस यू आर नॉट फॉलोइंग गोइंग कंसर्न अजम्पशन, तब तक आपको कोई डिस्क्लोजर नहीं देना है। तो हु इज रिस्पॉन्सिबल? मैनेजमेंट, इवन इफ इट इज नॉट रिक्वायर्ड बाय एफआरएफ एंड ऑब्वियसली इट इन्वॉल्व्स, हाँ जी, गोइंग कंसर्न अजम्पशन की असेसमेंट में क्या इन्वॉल्व होता है? जजमेंट। क्यों? इधर देखो, मैं आज बैठ के देख रहा हूं कि मैं अगले 12 महीने तक एज अ गोइंग कंसर्न काम कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, तो कुछ ना कुछ तो मैं अजम्पशंस लूंगा, कुछ ना कुछ तो मैं जजमेंट लूंगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं सबसे बड़ी जजमेंट तो आज की डेट में यही लूंगा कि ठीक है, मान लो अगर मैं एक रेस्टोरेंट चलाता हूं तो मैं अजम्पशन क्या लूंगा? ठीक है, अगले 12 महीने तक कोई पेंडेमिक आता हुआ नहीं दिख रहा है। कम ऑन, राइट? तो इट इन्वॉल्व्स गोइंग कंसर्न अजम्पशन की असेसमेंट में क्या इन्वॉल्व होती है मेरे साथ बच्चों? क्या इन्वॉल्व होती है? जजमेंट इन्वॉल्व होती है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम अबाउट द फ्यूचर आउटकम ऑफ इवेंट्स और कंडीशन। फिर से, who is responsible to assess the entity's ability to continue as a going concern? Who is responsible? Tell me in the chat box. Management. इतना तो क्लियर है? ऑडिटर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, करेक्ट इनकरेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, अगर एफआरएफ बोलेगा तभी मैनेजमेंट को असेसमेंट करनी चाहिए, तभी मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल होगी? नो, इवन इफ इट इज नॉट रिक्वायर्ड बाय एफआरएफ। इसके अंदर क्या इन्वॉल्व होती है? जजमेंट इन्वॉल्व होती है। जजमेंट का बच्चों वही मतलब है जो हम पहले पढ़ते आए हैं, एप्लीकेशन ऑफ व्हाट? एप्लीकेशन ऑफ व्हाट? training, knowledge and experience to form a decision, okay, at a particular point in time about the future outcome of events and condition. Done. बोलिए। अच्छा जी, और क्या चीज इन्वॉल्व होती है बच्चों इसके अंदर? इट इन्वॉल्व्स असेसिंग whether the entity will be able to sustain its operation and meets its obligation as they fall due. In simple words, जो हम पहले पढ़ रहे थे, क्या एंटिटी अपने एसेट्स को रियलाइज कर पाएगी, लाइबिलिटीज को पे ऑफ कर पाएगी इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस? अगर हाँ, तो गोइंग कंसर्न अजम्पशन क्या है? एप्रोप्रिएट है। देखिए, यहां तक सिर्फ बातें थी, अब डायरेक्ट क्वेश्चन शुरू करूंगा आप लोगों के साथ। आपको अब यहां तक क्या नॉलेज मिली है?
Who is responsible for assessment of entity's ability to continue as a going concern? Management is responsible. Even if it is not required by FRF, management has to do this assessment. And this assessment involves what? Judgment. Judgment किस बात को लेके? About the future outcome of the events and the conditions. सवाल क्या बनेगा? Discuss the factors which are relevant for the judgment for assessment of entity's ability to continue as a going concern. लिख लीजिए, ये क्वेश्चन लिख लीजिए, ये क्वेश्चन बच्चों मेरे साथ लिख लीजिए प्लीज. मैं यहाँ पे लिखवाता हूँ आपको ये क्वेश्चन, एक पेज और ऐड कर देता हूँ यहाँ पे. लिखो जी, डिस्कस द फैक्टर्स, discuss the factors to be kept in mind while formulating judgment with respect to entities' ability to continue as a going concern. लिख लीजिए बच्चों ये क्वेश्चन प्लीज. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पूरा का पूरा स्टैंडर्ड बच्चों इंपॉर्टेंट है, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ ये चैप्टर ही पूरा इंपॉर्टेंट है. एग्जाम में सुपर हाई चांस बच्चों ऐसे इस चैप्टर के आने के और उसमें से गोइंग कंसर्न के आने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं. वाई? क्योंकि भाई ये प्रैक्टिकल लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और एक यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन लिख लिया आप लोगों ने? क्वेश्चन लिख लिया आप लोगों ने? कम ऑन, आइए अब हम लोग सीधा उन फैक्टर्स पे चल रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है किस लिए, वाइल फॉर्मुलेटिंग दी जजमेंट रिलेटेड टू एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न. नंबर 1, सबसे पहले डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी. डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड विद आउटकम ऑफ एन इवेंट और कंडीशन. इधर देखिए प्लीज. जितनी ज्यादा अनसर्टेनिटी होगी उतनी ज्यादा बच्चों याद रखिएगा गोइंग कंसर्न अजम्पशन हमारी वीक होती जाएगी. जितनी ज्यादा अनसर्टेनिटी होगी उतनी ज्यादा याद रखिएगा गोइंग कंसर्न अजम्पशन हमारी क्या होती जाएगी? वीक होती जाएगी. ओके, इधर देखो महेंद्र, आप चुपचाप पढ़ लो भाई. हाँ जी, रेलेवेंट फैक्टर्स फॉर जजमेंट. नंबर 1, डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड विद द आउटकम ऑफ एन इवेंट और कंडीशन. इधर देखो प्लीज, मैंने एक एग्जांपल बनाने की कोशिश करी है. एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, फाइनेंशियल डिफिकल्टीज फेस कर रही है बहुत ज्यादा, उसके ऑलमोस्ट रेवेन्यू जो है वो 0 हो चुके हैं. उसका एक क्लाइंट के साथ नेगोशिएशन चल रहा है एक हाई वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट को लेके, और वो नेगोशिएशन इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट मिल गया तो ये कंपनी रिवाइव कर जाएगी, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हाथ से चला गया तो भाई साहब ये कंपनी को बंद होना पड़ जाएगा. मुझे बताइए यहाँ पे डिग्री और नेगोशिएशन चल रही है. ध्यान से, क्या चल रही है? नेगोशिएशन. आप मुझे बताओ बच्चों, क्या यहाँ पे डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी हाई है कि लो है? कम ऑन टेल मी, जल्दी बोलिए. यहाँ पे हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी है, हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी. राइट. और ये फैक्टर डायरेक्टली इंपैक्ट डालेगा किस पे? मैनेजमेंट असेसमेंट अबाउट एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न. ओके, इसका इंपैक्ट कैसा आएगा बच्चों? इसकी वजह से गोइंग कंसर्न की जो एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न स्ट्रॉन्ग लग रही है या वीक लग रही है? मेरे हिसाब से बच्चों वीक लग रही है. आ जाइए. देन सेकेंड हमारे पास क्या है? साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी, नेचर एंड कंडीशन एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स. इधर देखो बच्चों, इसका मैंने एक एग्जांपल बनाने की कोशिश करी. इधर देखिए, एक सोलर पैनल बनाने वाली कंपनी है, बहुत सारी जगह पे उसने प्रोडक्शन फैसिलिटी अपनी बना रखी है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाती है, डोमेस्टिक कस्टमर भी है, इंटरनेशनल कस्टमर भी है, और डोमेस्टिक और इंटरनेशनल में आपके इंडस्ट्रियल कस्टमर भी है और आपके एंड कंज्यूमर्स भी है. कॉम्पिटिशन बहुत जबरदस्त है. पहली बात, साइज और कॉम्प्लेक्सिटी कैसी लग रही है? बताइए मुझे. साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी कैसी लग रही है? ज्यादा लग रही है. और बच्चों ध्यान से देखिएगा, जो अगर मैं आपको और कुछ फैक्टर्स बताऊं, जैसे कि रेगुलेटेड इंडस्ट्री है. कैसी इंडस्ट्री है बच्चों? रेगुलेटेड इंडस्ट्री है. कॉम्प्लेक्स भी हो गया कि नहीं हो गया बिजनेस अब इसका? रेगुलेटेड इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है? जैसे बेटा बैंकिंग, वेरी गुड एग्जांपल, किसी ने लिखा भी बैंकिंग साथ साथ में. हाँ जी, जैसे कि बैंकिंग, अभी आप देखिए पेटीएम के साथ क्या हो रहा है, उसने आरबीआई की बातों को कंप्लाई नहीं किया, बंद करवा दिया आरबीआई ने. कम ऑन, रेगुलेटेड इंडस्ट्री है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, बहुत फैला हुआ बिजनेस है, गवर्नमेंट की सब्सिडी पे हाईली डिपेंडेंट है, गवर्नमेंट से सपोर्ट पे हाईली डिपेंडेंट है. आप बताइए बच्चों, ऐसे केसेस में आपको क्या लग रहा है? अनसर्टेनिटी ज्यादा लग रही है या कम लग रही है? अनसर्टेनिटी
ज्यादा लग रही है। और अगर मैं इसको कंपेयर करूं कि इसका इंपैक्ट मेरी एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न, इसकी वजह से अगर बच्चों मैं बोलूं एक कंपनी में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, तो भाई साहब इसकी एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न क्या हो रही है, धीरे धीरे कम हो रही है। इज दैट क्लियर? तो नंबर 1 हम लोग देखते हैं डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी कितनी है। नंबर 2 हम लोग देखते हैं साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी कितना है, नेचर एंड कंडीशन ऑफ बिजनेस क्या है, और एक्सटर्नल फैक्टर्स कितनी जल्दी एक्सटर्नल फैक्टर से इंपैक्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल एक्सटर्नल फैक्टर बच्चों, पूरा मैक्रो एनवायरमेंट याद है, एसएम मैक्रो एनवायरमेंट, गवर्नमेंट के लॉ और रेगुलेशन से क्या इंपैक्ट आता है इसके ऊपर, आंसर इज यस, बिल्कुल आएगा। आपको और एग्जांपल देता हूं, जैसे ये ऑनलाइन गेमिंग वाला बिजनेस था, क्या बच्चों इसके ऊपर एक्सटर्नल फैक्टर यानी कि गवर्नमेंट लॉ रेगुलेशन का इंपैक्ट आया, बिल्कुल आया। जीएसटी में चेंज करके भाई साहब इनके बिजनेस खत्म कर दिए, है ना। आइए, तो हमारे पास हम पढ़ रहे हैं रेलेवेंट फैक्टर्स फॉर जजमेंट। जजमेंट किस चीज को लेके बेटा, जजमेंट कहां पे इन्वॉल्व है, इन दी असेसमेंट ऑफ एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। रिवर्स चलो, ये काम किसका है, टू इवैल्यूएट वेदर द एंटिटी इज गोइंग कंसर्न और नॉट, मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट ये काम करने के लिए जजमेंट बनाती है। जजमेंट में बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं कौन से फैक्टर इंपॉर्टेंट होते हैं। नंबर 1 डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, नंबर 2 एंटिटी का साइज, एंटिटी का नेचर, एंटिटी के बिजनेस की कॉम्प्लेक्सिटी, एंटिटी के बिजनेस पे एक्सटर्नल फैक्टर्स का कितना इंपैक्ट आ जाता है। एंड नंबर 3 हमारे पास आती है इंफॉर्मेशन अवेलेबल एट द टाइम ऑफ जजमेंट वाज मेड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही प्रैक्टिकल पॉइंट है। इधर देखिए, मान लीजिए 1 जनवरी 2020 को बैठ के एक रेस्टोरेंट वाला व्यक्ति है, एक फूड चेन वाला व्यक्ति है, वो अपने गोइंग कंसर्न अजम्पशन को असेस कर रहा है, गोइंग कंसर्न एबिलिटी को असेस कर रहा है। उस टाइम पे क्या पेंडेमिक से रिलेटेड हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन थी, आंसर इज नो। तो उसने उस इंफॉर्मेशन को फैक्टर इन ही नहीं किया होगा, किसके अंदर फैक्टर इन नहीं किया होगा, असेसमेंट ऑफ एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। बट बच्चों 3 महीने बाद ही क्या हो गया, धप्पा, मोदी जी आए 23 मार्च को, थाली बजाओ, देश में लॉकडाउन लगाओ, बोलो हाँ के ना। तो ये मैं यहां पे क्या सिखाना चाह रहा हूं, आप जिस दिन बैठ के गोइंग कंसर्न अजम्पशन की असेसमेंट कर रहे हो, उस दिन आपके पास क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, क्या इसका भी इंपैक्ट आपकी जजमेंट पे आएगा, कम ऑन यस और नो, आंसर इज यस, बोल दो। तो देखिए, इंफॉर्मेशन अवेलेबल एट द टाइम ऑफ जजमेंट वाज एट द टाइम जजमेंट वाज मेड। एग्जांपल मैंने आपको दे दिया, एग्जांपल में आप लोग बात कर सकते हैं पेंडेमिक से रिलेटेड, राइट। अगर मैं बात करूं इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड, अगर आप कोई गोइंग कंजम्पशन चेक कर रहे हैं और आपको लगता है कि इंटरेस्ट रेट अभी सिर्फ 5% है और आने वाले 12 महीने में भी ऐसे ही रहेंगे, तो आपके पास करंट इन्फॉर्मेशन ये है ना, क्या पता सरकार 15% कर दे। हो सकता है बच्चों, अगर जिस दिन इंटरेस्ट रेट 15% हो जाए, कई बिजनेसेस के लिए ऑपरेट करना ही इम्पॉसिबल हो जाएगा, है ना। आप, वरुण ने बहुत से एग्जांपल दिया, आप कनाडा की बात करिए, कनाडा में बच्चों मेरे कई दोस्त हैं जिन्होंने 1-1, 2-2% पे हाउसिंग लोन लेके 8-8 करोड़ के घर खरीद लिए, क्योंकि इंडिया में हाउसिंग लोन मिलता है बच्चों 7 से 9% के बीच में, राइट। और अब पता है क्या हुआ है, ये रेट बच्चों 6 से 7% हो गया। उनकी इंस्टॉलमेंट्स पे, ईएमआई पे कितना इंपैक्ट आ रहा होगा, कम ऑन यस और नो, राइट। तो आप क्या करते हैं, आपने वो जो, अगर मैं इस एग्जांपल को ऐसे पकड़ूं, आपने जब वो घर खरीदा था तो आपकी अजम्पशन थी ना इंटरेस्ट रेट इतने ही रहेंगे, क्योंकि उस समय आपके पास यही इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी, कम ऑन, है ना। आइए बच्चों, एक क्वेश्चन तैयार करते हैं जल्दी से। हम पढ़ रहे हैं एसए 570 में सबसे पहला सवाल, करेक्ट इनकरेक्ट, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर असेसमेंट ऑफ एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न, मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल। अच्छा, if the FRF does not require management to assess the entity's ability to continue as a going concern, management is not required to do so. Incorrect. Management is required to assess the entity's ability to continue as a going concern even if it is not required by FRF. And this assessment, which assessment? Assessment of entity's ability to continue as a going concern involves what? Judgment. हाँ जी, involves what? Judgment at a particular point in time about the future outcome of events and condition. आपको इवेंट्स एंड कंडीशन के आउटकम को लेके कुछ अजम्पशंस, कुछ जजमेंट लेनी पड़ती है। नाउ द बिग क्वेश्चन, 3 और 4 मार्क क्वेश्चन, व्हाट आर दी जजमेंट्स और व्हाट आर दी फैक्टर्स दैट शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल मेकिंग जजमेंट्स अबाउट द फ्यूचर आउटकम ऑफ द इवेंट्स एंड कंडीशंस। तो 3 फैक्टर्स है बच्चों हमारे पास। नंबर 1 सबसे पहले क्या है, सबसे पहले आता है डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, फिर नेचर, साइज यानी एंटिटी से रिलेटेड फैक्टर्स हो गए, एंड फाइनली हमारे पास आता है बच्चों क्या, इंफॉर्मेशन अवेलेबल एट द टाइम ऑफ मेकिंग द जजमेंट। बताइए क्या ये क्वेश्चन तैयार होता है, कम ऑन एवरीवन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, देखो इसमें से मैंने आपको 3 क्वेश्चंस निकाल के दिखाए। सबसे पहले तो भैया रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसकी, ये पता होना चाहिए। इजी
इजी। दूसरी बात बच्चों, आपको ये पता होना चाहिए कि इवन इफ इट इज नॉट रिक्वायर्ड बाय एफआरएफ। तीसरी बात आपको पता होना चाहिए कि इस असेसमेंट में क्या इन्वॉल्व होती है, जजमेंट। जजमेंट एक पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम में इन्वॉल्व होती है अबाउट फ्यूचर आउटकम ऑफ द इवेंट्स एंड कंडीशंस। अब सवाल ये बन गया कि भाई इस जजमेंट के अंदर क्या क्या जो है आपको फैक्टर्स ध्यान में रखने हैं। इजी। आइए आपकी बुक में आपको दिखाता हूं। आपकी बुक में बच्चों सीधा मैंने इस एस्से को शुरू किया है रिस्पॉन्सिबिलिटी से, लेकिन आपको क्लास में पढ़ाते समय मैंने बच्चों गोइंग कंसर्न का बेसिक भी जो है वो बता दिया है। आई होप आप इसको याद रखेंगे। ओके चलिए आइए अब हम लोग चलेंगे बच्चों नेक्स्ट टॉपिक पे, और वो डील करता है किससे, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर। बहुत ही आसान है। आप देखेंगे आईसीआई की बुक में इन्होंने एक ऑब्जेक्टिव वाला टॉपिक अलग से दे रखा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला टॉपिक अलग से दे रखा है। मैंने दोनों को बच्चों मिक्स करके आप लोगों के लिए यहाँ पे लिख दिया है। दोनों में सेम आंसर चलेगा, और मैंने इसकी हेडिंग भी यही बना दी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ व्हाट, ऑडिटर। इज दैट क्लियर? बोलिए, आ जाओ जी प्लीज प्लीज बच्चों प्लीज। हाँ जी, यस वरुण, यस। क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? नंबर 1, सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों, ये मैंने आपको शुरुआत में बता दी थी, ऑब्टेन SAAE अबाउट एप्रोप्रिएटनेस ऑफ मैनेजमेंट यूज ऑफ GCA। मैनेजमेंट जो GCA यूज कर रही है, क्या वो एप्रोप्रिएट है? नहीं। बेटा इसका लॉजिक पकड़ते चलना। सर ऑडिटर तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ओपिनियन देने आया था, वो GCA की एप्रोप्रिएटनेस पे क्यों चर्चा करने लग गया? क्योंकि GCA का इंपैक्ट आता है किस पे, प्रिपरेशन ऑफ व्हाट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। अगर GCA एप्रोप्रिएट है तो बेटा हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं, एसेट्स और लायबिलिटीज हम ये मान के चलते हैं, वी विल बी एबल टू रियलाइज एंड डिस्चार्ज देम इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। डन? कनेक्शन बन रहा है? ओके देखिए जरा। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटर, ऑब्टेन SAAE अबाउट एप्रोप्रिएटनेस ऑफ मैनेजमेंट यूज ऑफ GCA। ऑडिटर क्या करेगा? ऑडिटर भाई साहब सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करेगा कि ये जो यूज कर रही है मैनेजमेंट GCA, ये एप्रोप्रिएट है या नहीं। डन? और ये लाइन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम 10 बार बोलेंगे और आज हम इसको समझेंगे भी फाइनली। हमने पहले भी 10 बार बोल चुके हैं लाइन। इस बात को देखने के लिए, किस बात को देखने के लिए, दैट वेदर द यूज ऑफ गोइंग कंसर्न अजम्पशन बाय मैनेजमेंट इज एप्रोप्रिएट और नॉट। ऑडिटर क्या कंसिडर करेगा? ऑडिटर चेक करेगा भाई कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी तो नहीं है मेरे साथ, वेदर देयर एग्जिस्ट अ मटेरियल अनसर्टेनिटी, वेदर देयर एग्जिस्ट अ, लाइन बोलनी है एक छोटा छोटा करके, वेदर देयर एग्जिस्ट अ मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू सर्टेन इवेंट्स एंड कंडीशन, रिलेटेड टू सर्टेन इवेंट्स एंड कंडीशन। मैं इवेंट और कंडीशन का आपको एग्जांपल लेता हूं। इधर देखो, कंपनी के पास पैसे खत्म, कंपनी के पास पैसों का कोई नया सोर्स नहीं है, दिस इज एन इवेंट, एंड कंपनी के पास आने वाले समय में कोई भी पैसों का नया सोर्स नहीं दिख रहा है, दिस इज मटेरियल अनसर्टेनिटी। पैसे नहीं है, पैसे कहां से आएंगे पता भी नहीं है, पैसे नहीं है, इवेंट और कंडीशन, पैसे कहां से आएंगे पता भी नहीं है, मटेरियल अनसर्टेनिटी। पहले बताइए एग्जांपल समझ आता है? पैसे नहीं है, इवेंट और कंडीशन, पैसे कहां से आएंगे ये भी नहीं पता भाई साहब, अभी बस चल रहा है। जैसे इस समय अगर मैं बात करूं बच्चों, ऑल्दो ये सही नहीं है क्योंकि पेटीएम के और भी बिजनेस है, मान लो पेटीएम सिर्फ पेमेंट बैंक चला रहा होता, मान लो पेटीएम सिर्फ पेमेंट बैंक चला रहा होता और आरबीआई उसको रोक देता, तो मैं क्या बोलता कि भाई आरबीआई ने इनको 1 महीने में बिजनेस रैप अप करने को बोला है और कुछ आगे की राह भी नजर नहीं आ रही है कि भाई इनको कोई रिलैक्सेशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, राइट? तो पहले देखिए इवेंट और कंडीशन, आरबीआई ने जो डिसीजन लिया वो होगा एक इवेंट और कंडीशन। अब इसको लेके क्या है, मटीरियल। अच्छा आरबीआई ने ये बोला होता कि भाई 10 दिन के अंदर ठीक कर लो, उसके बाद आप कंटिन्यू कर सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अगर 10 दिन के अंदर ठीक नहीं करते तो फिर हम आपसे बातचीत करेंगे। अगर ये लाइन बोली होती, आप मुझे बताइए, ये भी इवेंट और कंडीशन है, लेकिन क्या मटीरियल अनसर्टेनिटी है? नहीं। तो याद रखिए बच्चों, व्हाट इज मटीरियल अनसर्टेनिटी? ध्यान से देखिएगा बच्चों, ध्यान से देखिएगा, अभी मटीरियल अनसर्टेनिटी डेफिनेशन भी पढ़ाऊंगा। ऑडिटर को ये देखना है, ऑडिटर को बच्चों पहला काम क्या है, SAAE ऑब्टेन करना है अबाउट एप्रोप्रिएटनेस ऑफ GCA बाय मैनेजमेंट। इसके लिए ऑडिटर चेक करता है क्या कोई MU मटीरियल अनसर्टेनिटी तो नहीं है किसी इवेंट और कंडीशन से रिलेटेड। आगे वाली लाइन मंत्र की तरह, दैट में कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। क्या कोई MU तो नहीं है इवेंट और कंडीशन को लेके, दैट में कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूं, इधर देखिए, पैसा खत्म हो चुका है, इवेंट और कंडीशन।
पैसा कहां से आएगा ये पता भी नहीं है भाई साहब, सारे सोर्स ऑफ फंड जो है हमें डिनाई कर रहे हैं। मटीरियल अनसर्टेनिटी। नाउ दिस मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू दिस इवेंट एंड कंडीशन इज कास्टिंग सिग्निफिकेंट डाउट, शक के बादल मंडरा रहे हैं, सिग्निफिकेंट डाउट ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। बताइए लाइन समझ में आती है बच्चों आप लोगों को? कम ऑन। पैसा नहीं है, ओके, इवेंट कंडीशन, पैसा कहां से आएगा ये भी नहीं पता चल रहा भाई साहब, देयर इज नो सर्टेनिटी एट ऑल, यानी कि मटीरियल अनसर्टेनिटी, ओके। और इसकी वजह से क्या हो रहा है, हमें एंटिटी की एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न पे सिग्निफिकेंट डाउट हो रहा है, सिग्निफिकेंट डाउट, राइट। तो ऑडिटर को चाहिए SAAE कि भाई GCA एप्रोप्रिएट यूज किया है या नहीं। इसके लिए वो क्या चेक करेगा, कहीं MU तो एग्जिस्ट नहीं करती रिलेटेड टू इवेंट एंड कंडीशन दैट में कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। बताइए यहां तक क्लियर है? सर एक बार ना MU की भी डेफिनेशन दिखा दो बेटा। MU की डेफिनेशन मैंने नीचे लिखी हुई है, इधर देखो, इधर देखो प्लीज 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 प्लीज। MU कब एग्जिस्ट करेगी, ध्यान से देखिएगा। MU कब एग्जिस्ट करेगी, जब मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब वेट, इंपॉर्टेंस, मटीरियलिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स पोटेंशियल इंपैक्ट। आप सोचो पैसा नहीं मिला, इसका इंपैक्ट, पोटेंशियल इंपैक्ट कैसा है, बहुत ज्यादा है कि नहीं? कम ऑन, यस और नो? एंड लाइक्लीहुड ऑफ अक्रेंस, यानी उसके होने के चांसेस, इंपैक्ट एंड अक्रेंस, कम ऑन, इंपैक्ट एंड अक्रेंस, मेरे साथ, इंपैक्ट एंड अक्रेंस ऐसे हैं, कैसे हैं बच्चों, कैसे हैं? दैट इन द ऑडिटर जजमेंट appropriate disclosure, उसका हमें क्या चाहिए, appropriate disclosure of the nature and implication of the uncertainty is necessary as per the applicable financial reporting framework। बस 4-5 वर्ड से फोकस करना है। मैग्नीट्यूड, पहले तो ऐसे बोलेंगे, इम्पैक्ट एंड अक्रेंस, इम्पैक्ट एंड अक्रेंस। इम्पैक्ट का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब कितना बड़ा इंपैक्ट आएगा, अक्रेंस का लाइक्लीहुड, अगर होने के कितने चांसेस हैं। एक ऐसी अनसर्टेनिटी जिसका इंपैक्ट का मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा है, अक्रेंस के चांसेस बहुत ज्यादा है। अबे बहुत से मेरा क्या मतलब है, बहुत मतलब ऐसा कि ऑडिटर की जजमेंट में इसका डिस्क्लोजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जरूरी है। ऑडिटर की जजमेंट में इसका डिस्क्लोजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जरूरी है। अपने एग्जांपल पे चिपकते हैं। हमारा एग्जांपल क्या था, पैसे खत्म हो गए हैं और सोर्स भी नहीं पता। इसका बच्चों मैग्नीट्यूड ऑफ इंपैक्ट क्या है, इसका इंपैक्ट की वेटेज कितनी है, बहुत ज्यादा, कि भैया आगे कंपनी काम ही नहीं कर पाएगी। और लाइक्लीहुड ऑफ अक्रेंस, हमने हर जगह से पैसा लेने के लिए ट्राई कर लिया है, हर जगह से रिजेक्शन ही मिल रहा है। तो देखिए मैग्नीट्यूड बड़ा, लाइक्लीहुड ज्यादा, तो और ऑडिटर को लगता है भैया इसका डिस्क्लोजर तो FRF में क्या है, नेसेसरी है। तो ऐसी अनसर्टेनिटी को हम लोग क्या बोल देंगे, मटीरियल अनसर्टेनिटी। बताइए बात समझ आती है आप लोगों को? कम ऑन, कम ऑन, लीजिए बच्चों, लीजिए प्लीज। देखिए अब आप मुझसे बोलेंगे सर पेटीएम के केस में ऐसा होगा क्या? देखो पेटीएम की जो भी स्टेटमेंट्स आ रही हैं उसमें क्या क्या निकल के आ रहा है। पेटीएम कह रहा है कि हमारा पूरा बिजनेस इंपैक्ट नहीं हुआ, और ये सच भी है। उनके और बहुत सारे बिजनेस हैं, वो थोड़ा बहुत ई-कॉमर्स में भी इन्वॉल्व है। हाँ, मेन बिजनेस पे ये इंपैक्ट उनका आ रहा है, राइट। लेकिन अभी पेटीएम ने, मेरे ख्याल से एक्सिस के साथ कुछ बातें भी चल रही है उनकी कि भाई हम लोग जो है एक्सिस को अपना पूरा का पूरा बिजनेस सौंप देंगे। वो किस तरह के अरेंजमेंट्स होते हैं ये सब चीजें इस पे डिपेंड करेंगी। बट आई एम श्योर कि पेटीएम की ऑडिट रिपोर्ट पे इस मुद्दे पे आएगी तो चर्चा जरूर। एक और स्टैंडर्ड है बच्चों, एसेट 250, एसेट 250 कंप्लायंस विद लॉ एंड रेगुलेशन का स्टैंडर्ड होता है वो, उसको लेके भी जो है 100% इस पे चर्चा होगी जरूर पेटीएम की ऑडिट रिपोर्ट में। ओके, आ जाइए। अब वो देखो बेटा, ऑडिटर की प्रोफेशनल जजमेंट है, आपस के संबंध है कि कैसे जो है वो डिस्क्लोजर को मैनेज करते हैं, कैसे जो है वो रिपोर्टिंग करते हैं, ऑडिटर कितना डिलीजेंटली उसको रिपोर्ट करना चाहता है। आ जाइए प्लीज, छोड़ दीजिए, अब वापिस आ जाते हैं। मटीरियल अनसर्टेनिटी की मतलब समझ आता है मुझे, बताओ हाँ या ना? मटीरियल अनसर्टेनिटी, दो वर्ड पकड़ो, इंपैक्ट, अक्रेंस। इंपैक्ट का मैग्नीट्यूड, अक्रेंस का लाइक्लीहुड ऐसा है कि जिसको देख के ऑडिटर को लगता है कि इसका डिस्क्लोजर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जरूरी है एज पर एप्लीकेबल FRF। तो वो बन जाती है मटीरियल अनसर्टेनिटी। अब इसको वापस रिवर्स लेके चलो, मटीरियल अनसर्टेनिटी का मैं क्या करूंगा, ऑडिटर को सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस चाहिए था कि गोइंग कंसर्न अजम्पशन का यूसेज एप्रोप्रिएट है, और इसके लिए वो क्या देखता है कि कहीं कोई मटीरियल अनसर्टेनिटी तो एग्जिस्ट नहीं करती रिलेटेड टू सर्टेन इवेंट्स एंड कंडीशन दैट में कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। ओके, बोलिए हाँ कह रहा। आ जाओ बच्चों, आ जाओ। देखिए हम पेटीएम पे बेटा इसलिए चर्चा नहीं कर सकते, हमें उसका गवर्नेंस स्ट्रक्चर नहीं पता। अगर मैं आपसे कह रहा हूं अगर सिर्फ पेटीएम पेमेंट बैंक एक कंपनी होती तो इस समय मैं बोलता कि भाई साहब गोइंग कंसर्न खतरे में है,
because there exists a material uncertainty related to events and conditions that may cast significant doubt on entities' ability to continue as a going concern. Come on, yes or no? और सुन लो, और इस बात अगर बच्चों पेटीएम मैं एक एंटिटी मान के चलो पेटीएम पेमेंट बैंक, अगर ये अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अभी गोइंग कंसर्न बेसिस पे बनाता, ऑडिटर अपनी रिपोर्ट को मॉडिफाई कर देता. हेलो, इज दैट क्लियर? बोल दो, आ जाओ प्लीज. यहां तक क्लैरिटी है बच्चों सबको? यहां तक क्लैरिटी है? पहला पॉइंट क्लियर है. ऑब्टेन SAAE अबाउट एप्रोप्रिएटनेस ऑफ मैनेजमेंट यूज ऑफ गोइंग कंसर्न. इसके लिए क्या कंसिडर करेंगे? ये लाइन सबको याद होती है. वेदर देयर इज अ मटीरियल अनसर्टेनिटी, फिर पूरी लाइन बोलनी है, रिलेटेड टू इवेंट्स एंड कंडीशन, मंत्र वाली दैट मे कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न. ओके ओके, आ जाओ. देन सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या आता है? सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर लिया, कंसिडर कर लिया हमने इस बात को. नाउ रिपोर्ट इन अकॉर्डेंस विद, हाँ जी, रिपोर्ट इन अकॉर्डेंस विद व्हाट? ऐसे 570. वो रिपोर्टिंग बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे कि कैसे गोइंग कंसर्न अजम्पशन को लेकर रिपोर्टिंग की जाती है. ओके, एंड फाइनली एक बच्चों करेक्ट इनकरेक्ट के लिए एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है. इधर देखिए, इधर देखिए, ऑडिटर ने गोइंग कंसर्न को लेकर कुछ भी नहीं लिखा रिपोर्ट में. क्या ये इस बात की गारंटी है कि एंटिटी गोइंग कंसर्न रहेगी आने वाले फ्यूचर में? आंसर इज नो. और यही बात बच्चों क्लैरिफाई कर रहे हैं. देखिए, एब्सेंस ऑफ एनी रेफरेंस टू गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी इन ऑडिट रिपोर्ट कैन नॉट बी व्यूड एज गारंटी and cannot be viewed as guarantee that entity's ability to continue as a going concern, cannot be viewed as guarantee for entity's ability to continue as a going concern. सर इसका क्वेश्चन कैसे आएगा? इस पे तो बच्चों जरूर क्वेश्चन बनाएंगे ये लोग. इधर देखो, आप एक इन्वेस्टर हो, आपने कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट उठाई और उस ऑडिट रिपोर्ट में कहीं पर भी गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी को लेके ऑडिटर ने कुछ नहीं लिखा था. एंड यू हैव assumed कि since auditor has mentioned nothing about the going concern uncertainty, it means that entity is a going concern for future. बताइए आपकी अप्रोच सही है या नहीं? आपकी अप्रोच सही नहीं है. दिस इज इनकरेक्ट. ऐसे 220 बात को क्लैरिफाई करता है. यहाँ पे आप आइला का भी जिक्र करना चाहेंगे, इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग, रीजनेबल एश्योरेंस भी बताना चाहेंगे और ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव बताएंगे कि ऑडिटर ने क्या करना था. ऑडिटर ने ऑब्टेन करना था SAAE रिगार्डिंग द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ यूज ऑफ गोइंग कंसर्न अजम्पशन. ऑडिटर को चेक करना था कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट तो नहीं करती. ये सारी लाइनें आप लिख के आएंगे. रिपोर्ट करना था एज पर ऐसे 570, राइट. बट अगर वो गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी के बारे में कुछ नहीं लिखता, इट शुड नॉट बी व्यूड एज अ गारंटी फॉर गोइंग कंसर्न ऑफ द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न. डन, इजी. लीजिए बच्चों, ये हमारा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे आगे कंप्लीट होता है. आई होप मटेरियल अनसर्टेनिटी आज आपको क्लियर है बच्चों. व्हाट इज मटेरियल अनसर्टेनिटी? ध्यान से सुनिएगा. मटेरियल अनसर्टेनिटी में 2 बातें याद रखनी है, इंपैक्ट एंड अकरेंस. इंपैक्ट का मैग्नीट्यूड, अकरेंस का लाइक्लीहुड. ऐसा है कि ऑडिटर को लगता है कि इसका डिस्क्लोजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होना जरूरी है. एग्जांपल याद रखें, मटेरियल अनसर्टेनिटी किसके रिलेशन में चेक करनी है? इवेंट और कंडीशन के रिलेशन में. पैसा नहीं है कंपनी के पास, दिस इज एन इवेंट और एन कंडीशन. ओके, पैसा कहां से आएगा ये भी नहीं पता चल रहा है, कोई भी पैसा देने को राजी नहीं हो रहा है. नाउ दिस इज मटेरियल अनसर्टेनिटी विद रिस्पेक्ट टू इवेंट और कंडीशन. एंड ये दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं? दे आर कास्टिंग सिग्निफिकेंट डाउट ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न. डन, बोल दीजिए, आ जाइए प्लीज. सर रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऑब्जेक्टिव में दोनों में सेम लिख के आना है. आप एक बार आईसीए की बुक से चेक कर लीजिए, दोनों में सेम बातें लिखी हुई हैं. बस एक ये बात इसके अंदर एक्स्ट्रा है और ये तो वैसे भी ऐसे 200 का रेफरेंस है. ये मैं आपको नीचे अगर आप किसी आंसर में एज अ नोट लिख भी आते हैं तो कोई टेंशन की बात नहीं होगी. यहां तक क्लैरिटी है बच्चों सबको? जल्दी बोलिए. चलिए अब हम लोग क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट पार्ट पे चलेंगे और वो काफी आसान है. लेकिन उससे पहले एक इनफॉर्मल कैजुअल ब्रेक ले लेते हैं. कई बच्चे थक गए होंगे, चिंता मत करिए. चलिए जी, तो अब बच्चों हम लोग किस पे चर्चा करेंगे? अब हम लोग चर्चा करने वाले हैं बहुत ही आसान चीजों पर. और वो चीजें क्या है? इधर देखिए, पहले आपको बुक से भी कवर कराता जाऊं. हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर असेसमेंट ऑफ एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न पढ़ लिया. हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर पढ़ लिया. कमाल ऐसा और साथ में बच्चों हम लोग अब कहां पहुंचेंगे? हम लोग बात करेंगे इवेंट्स और कंडीशन की. ऐसे इवेंट्स और कंडीशन के हम लोग एग्जांपल्स लेंगे दैट में कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न. राइट, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमने बच्चों एक टॉपिक छुटका सा और पढ़ लिया, मीनिंग ऑफ, हाँ जी, मीनिंग ऑफ व्हाट? मटेरियल अनसर्टेनिटी. डन, आ जाइए. अब हम लोग ऐसे इवेंट्स और कंडीशंस की जानकारी ले रहे हैं जिनकी वजह से क्या हो सकता है? सिग्निफिकेंट डाउट ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न. आपकी बुक में ऐसे 570 के दूसरे वाले पेज पे आ रहा होगा, देख लीजिए. मिल गया आपको? कमाल, बोलिए.
आ जाओ सुनो। इन इवेंट्स को बच्चों क्या करा है, इन इवेंट्स को आप लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले आपके फाइनेंशियल इवेंट्स और कंडीशन, फिर आते हैं बच्चों आपके ऑपरेशनल इवेंट्स, राइट, और फिर आ जाते हैं आपके पास अदर्स। और इन तीनों के अंदर आपको कुछ कुछ एग्जांपल्स मैं दूंगा, वो आपको याद करने हैं, क्योंकि आईसीआई बच्चों डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई एग्जांपल दो ऐसे इवेंट्स और कंडीशन की दैट में कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट ऑन एंटिटीज रिलेटेड टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। फाइनेंशियल इवेंट्स बहुत आसान है, मेरे साथ साथ बच्चों सुनते जाइएगा। 3 पार्ट में पहले बांट दीजिए, फाइनेंशियल, ऑपरेशनल एंड अदर्स। मेरे साथ फाइनेंशियल, ऑपरेशनल एंड अदर्स। फाइनेंशियल में सबसे पहली बात पता है क्या लिखी हुई है, आपकी लाइबिलिटीज आपकी एसेट से ज्यादा हो गई है। आपकी लाइबिलिटीज आपकी एसेट से ज्यादा हो गई है, यानी नेटवर्थ नेगेटिव हो गई है। तो मैं से बोलूंगा कि भाई आप किस में आ गए हो, नेट लाइबिलिटी पोजीशन में आ गए हो। बोलो किस में आ गए हो बेटा, नेट लाइबिलिटी पोजीशन में आ गए हो। नेट लाइबिलिटी पोजीशन का मतलब समझे, आपकी लाइबिलिटीज आपकी एसेट से क्या हो गई है, ज्यादा हो गई है। सिंपल है, बोल दो हाँ के ना। इंसॉल्वेंसी की कगार पे आप लोग धीरे धीरे जो है वो पहुंचते जा रहे हैं। आ जाओ जी। देन आपने जो लॉन्ग टर्म लोन्स ले रखे हैं उनकी मेच्योरिटी आ रही है। आपने जो लॉन्ग टर्म लोन्स ले रखे हैं उनकी मेच्योरिटी आ रही है और आपको फिर से पैसे की जरूरत है, लेकिन आपके पास भाई साहब सोर्स ऑफ फाइनेंस अवेलेबल नहीं है। आइए मैं आपको सारे बुक से भी पढ़ाने की कोशिश करता हूं। नेट लायबिलिटी तो हो गई। दूसरा, फिक्स्ड टर्म बोरिंग्स अप्रोचिंग मेच्योरिटी विदाउट रियलिस्टिक प्रोस्पेक्ट्स ऑफ रिन्यूअल और रीपेमेंट और एक्सेसिव रिलायंस ऑन शॉर्ट टर्म बोरिंग्स टू फाइनेंस लॉन्ग टर्म एसेट्स। ओके, आपके पास लंबे समय के लिए पैसा लेने का कोई सोर्स नहीं बचा बच्चों। आप क्या कर रहे हो, शॉर्ट टर्म फाइनेंस को किसके लिए यूज कर रहे हो, लॉन्ग टर्म फाइनेंस के लिए। वर्किंग कैपिटल लिमिट है, उससे प्लांट एंड मशीनरी खरीद रहे हो। ये सब सिंबल्स हैं, ये सब इंडिकेटर्स हैं, ये सब इवेंट्स और कंडीशन है जिनकी वजह से क्या हो रहा है, सिग्निफिकेंट डाउट उठ रहा है ओवर द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। सर ये हमें क्यों पढ़ाए जा रहे हैं, बेटा आप ऑडिटर हो और ऑडिटर को ऐसे इवेंट्स और कंडीशन पे ध्यान रखना है। क्यों, क्योंकि ऑडिटर का एक काम है to obtain sufficient and appropriate audit evidence with respect to appropriateness of going concern assumption। ऑडिटर का एक काम है टू चेक कि कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी तो एग्जिस्ट नहीं करती इवेंट्स और कंडीशन को लेकर दैट में कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। तो इसलिए आपको ये इंडिकेटर्स ध्यान में रखने हैं। फाइनेंशियल इंडिकेटर, पहला नेट लायबिलिटी पोजीशन चल रही है। दूसरा, सोर्स ऑफ फाइनेंस आपको नहीं, आपके पास नहीं है। और याद रखिए बच्चों, शॉर्ट टर्म फाइनेंस को आप लोग यूज कर रहे हैं किसके लिए, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के लिए। तीसरा, इंडिकेशन ऑफ विड्रॉल ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट बाय क्रेडिटर्स। देखो ये 2-3 तरीके से हो सकता है, ध्यान से देखना। इस पॉइंट को आप नीचे भी कनेक्ट कर सकते हो इससे। आपको मार्केट में अब कोई उधारी नहीं दे रहा है, ये बहुत बड़ी बात होती है। आपको मार्केट में अब कोई उधारी नहीं दे रहा है, मतलब अब आप जब जाते हो अपने सप्लायर्स के पास, वो कहते हैं पहले रोकड़ा फिर मिलेगा प्रोडक्ट। जनरली क्या होता है बच्चों, मार्केट में काम कैसे होता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक ट्रेडर हूं तो मुझे पीछे अपने जो सप्लायर्स हैं उनसे क्रेडिट मिल जाता है। तो मुझे 10 दिन का, 15 दिन का, 20 दिन का, 40 दिन का, डिपेंडिंग अपॉन द इंडस्ट्री प्रैक्टिस, डिपेंडिंग अपॉन द टर्म्स एंड कंडीशन, द रिलेशनशिप विद द सप्लायर, वो आपको क्रेडिट देते हैं। लेकिन अचानक से आपके क्रेडिटर्स ने आपको सपोर्ट करना क्या कर दिया है, बंद कर दिया है, यानी आप क्रेडिट वर्दी नहीं रहे हैं। कम ऑन, यस और नो बोल दीजिए। तो ये भी एक इंडिकेटर है कि नहीं, ये भी एक इवेंट और कंडीशन है कि नहीं, दैट इज कास्टिंग सिग्निफिकेंट डाउट ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। कम ऑन, राइट। तो दोनों पॉइंट्स को मिक्स करके पढ़ते हैं। इंडिकेशन ऑफ विड्रॉल ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट बाय क्रेडिटर, आपको फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिल रहा है। और साथ साथ में चेंज फ्रॉम क्रेडिट टू कैश ऑन डिलीवरी ट्रांजैक्शन विद सप्लायर। सप्लायर कहते हैं पहले कैश उसके बाद ऐश। डन, बोलो हाँ के ना, आ जाओ जी। देन नेगेटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो इंडिकेटेड बाय हिस्टोरिकल और प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो आपका ऑपरेटिंग कैश फ्लो कैसा हो रहा है, आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं ना, आपका ऑपरेटिंग कैश फ्लो कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। एडवर्स की फाइनेंशियल रेशियो, जैसे कि बच्चों डेट इक्विटी रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो हो चुका है 25:1। आइडल रेशियो क्या होता है, 2:1, राइट। क्विक रेशियो लिक्विडिटी क्रंच दिखाता है आपको। अगर क्विक रेशियो आपका अच्छा नहीं है तो वो क्या दिखाता है, लिक्विडिटी क्रंच दिखाता है। लिक्विडिटी क्रंच समझ गए कि भाई इनके पास तो पैसे ही नहीं बचे हुए हैं, है ना। तो बहुत सारे रेशियो हो सकते हैं। आईसी ने बोला की फाइनेंशियल रेशियोज भी चेक करके आप लोग पता लगा सकते हैं। पहले सारे समझा रहा हूं फिर रटवा दूंगा। देन substantial operating losses और significant deterioration in the value of assets used to generate cash flow। यानी कि आप ऐसा मान सकते हैं कि आपकी प्लांट एंड मशीनरी खराब हो गई है
और उस प्लांट एंड मशीनरी के बिना आप ऑपरेट ही नहीं कर सकते, आपका कैश जनरेट ही नहीं होगा। डिविडेंड्स आप डिसकंटिन्यू कर रहे हैं या फिर आपके डिविडेंड बहुत पेंडिंग पड़े हुए हैं, वो आप नहीं दे रहे हैं। क्रेडिटर वाला एक और पॉइंट, इनेबिलिटी टू पे क्रेडिटर्स ऑन दी ड्यू डेट। फिर लोन वाला एक और पॉइंट, इनेबिलिटी टू कंप्लाई विद द टर्म्स ऑफ लोन एग्रीमेंट, हर बार आपकी ईएमआई जो है वो ओवर ड्यू हो जाती है। एंड इनेबिलिटी टू ऑब्टेन फाइनेंसिंग फॉर एसेंशियल न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट और एसेंशियल इन्वेस्टमेंट। आधे से ज्यादा स्टार्टअप्स बच्चों सिर्फ इसी बात की वजह से खत्म हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। जब तक पैसा होता है प्रोडक्ट डेवलप करते रहते हैं, फिर अचानक से पैसा खत्म हो जाता है, पाइपलाइन सूख जाती है। आपने अगर ये टर्म सुना है तो मुझे बताइएगा। स्टार्टअप वर्ल्ड में चल रही है फंडिंग विंटर। फंडिंग विंटर क्या होता है कि अब भाई पैसे नहीं मिल रहे हैं स्टार्टअप्स को इतनी आसानी से जितने मिल रहे थे 2018, 19, 20, 21 के आसपास। और फंडिंग विंटर का मतलब यह है कि भाई अब फंड्स अवेलेबल नहीं है। वीसीज क्या, अच्छा फंड्स अवेलेबल क्यों नहीं है? देखो बहुत सिंपल सी बात है, बहुत ये फ्लो बहुत बेसिक समझाने की कोशिश करता हूं। मान लो कि भाई मैं बहुत अमीर आदमी, भाई यूएस में बैठा हूं, एकदम मोटा पैसा है मेरे पास। यूएस में बैंक के इंटरेस्ट रेट चलते हैं भैया 0.5%, 1%। और स्टार्टअप में रिस्की होता है, लेकिन स्टार्टअप में ठीक है 10 में से एक स्टार्टअप चलेगा, लेकिन वो एक आपको अच्छा खासा जो है वो रिटर्न बना के दे देगा। तो मैं बहुत अमीर आदमी, मेरे पास बहुत एक्सेस पैसा पड़ा है, मैं उठा के कहां देना चाहूंगा? वीसीज को दूंगा, वेंचर कैपिटलिस्ट को दूंगा, वो आगे स्टार्टअप में लगा देंगे। बट यूएस में इंटरेस्ट रेट हो गया 5-6%, रिस्क फ्री 5-6% रेट मिल रहा है भाई साहब। तो अब क्या बोलूंगा मैं? बहुत अमीर आदमी, मैं क्या बोलूंगा? अरे छोड़ना, कौन रिस्क लेगा, 5-6% वाली जगह पे लगाओ, चिल मारो जीवन में। और वीसीज की बच्चों पाइपलाइन क्या हो गया? कमांडल में जल्दी बताओ। वीसीज की पाइपलाइन सूख गई, आगे स्टार्टअप्स की पाइपलाइन सूख गई, फंडिंग विंटर आ गया। ओके अब ऐसी सिचुएशन बच्चों, जो स्टार्टअप बहुत ज्यादा कैश बर्न कर रहे थे, ये नए नए वर्ड्स आपको सिखा रहा हूं। वैसे तो आप शार्क टैंक इंडिया शायद देखते होंगे, मैं नहीं देखता हूं, बट मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि वहां पे सारे वर्ड्स आते होंगे। कैश बर्न, कैश बर्न क्या होता है कि एक कंपनी एक महीने में या एक पर्टिकुलर पीरियड में कितना पैसा जलाती है अपने रेवेन्यू कमाने के लिए, अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए, कस्टमर तक पहुंचाने के लिए। तो हर किसी ने अपने कैश बर्न पे ध्यान देना शुरू कर दिया कि हमें अपना कैश बर्न क्या करना है, कम ऑन कैश बर्न क्या करना है, रिड्यूस करना है। ओके खैर थोड़ी एक्स्ट्रा बातें हो गई। आइए, इनएबिलिटी टू ऑब्टेन फाइनेंसिंग फॉर एसेंशियल न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट और अदर एसेंशियल इन्वेस्टमेंट। देखिए अब बच्चों आप लोग इसको क्या कर सकते हो, आप लोग इसको क्या कर सकते हो? वरुण ने बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी, मैं उस पर 2 मिनट चर्चा करना चाहूंगा। एडजस्टेड एबिटा पॉजिटिव। बच्चों ये जो आप फाइनेंस में टर्म सुनते हो ना, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड पता नहीं क्या क्या, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन, ऐसे कुछ होता है ना? इसे बच्चों शास्त्रों में क्या कहा गया है? छल। ये मामू बनाने की चीजें हैं, और आजकल तो इससे भी आगे जा चुके हैं। एडजस्टेड एबिटा, हमारी फलानी कॉस्ट हटा दो तो हम प्रॉफिट में। भाई फलानी कॉस्ट कौन सी हटा? जो हमारी मेजर कॉस्ट थी। तो सीधा रेवेन्यू को प्रॉफिट बता दो ना, तुम हो ही प्रॉफिट में, है ना? एनीवेज, तो बच्चों इस पे भी कभी आप वैसे तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग फाइनेंस में जरूर इसके बारे में जानेंगे, बट ये एबिटा बच्चों सब छल होता है। प्रॉफिटेबल कंपनीज देखें। और वैसे भी मैंने तो आपका ओरिएंटेशन चेंज ही कर दिया है। आपको मैं कैसे बताऊं, थोड़ा एक्स्ट्रा चर्चा कर लूं? जल्दी बता दो मुझे, जल्दी बताओ। अगर आप लोग अलाउ करोगे तो मैं कर लेता हूं। मैं अभी अपने एक फ्रेंड से मिला था, वो पीडब्ल्यूसी में है। शिट, मुझे नाम नहीं लेना चाहिए था, सॉरी, मुझे कंपनी का नाम लेना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, अब तो हो गया। अच्छी पोजीशन पे है, अच्छी हाई लेवल पोजीशन, जो आप समझते हैं ना कि भाई बढ़िया पोजीशन, अच्छी सैलरी, बढ़िया चलती है उसकी भाई ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। मैं उससे मिला, मैंने उसे वही वाला राग अलापा, म्यूचुअल फंड वाला, तो उसने म्यूचुअल फंड मैनेजर्स को गाली देनी शुरू कर दी कि म्यूचुअल फंड मैनेजर्स तो इनको कुछ नहीं आता, ये वो फलाना ढिमाका। फिर मैंने बोला चल, मान लिया कुछ नहीं आता, तू अपना सीएजीआर दिखा रिटर्न्स का, और मैं अपने म्यूचुअल फंड्स का सीएजीआर दिखाता हूं। उसका सीएजीआर पता है कितना रहा था? 11%। यानी ईयर ऑन ईयर ही वाज अर्निंग 11% ऑन हिज और हर, मैं दोनों नाम लेके जा रहा हूं, हिज और हर अमाउंट इन्वेस्टेड इन दी स्टॉक। फिर मैंने अपने म्यूचुअल फंड का सीएजीआर दिखाया उसको, जो मेरी सबसे बड़ी, मैंने आपको भी दिखा रखा है ना, जो मैंने सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट मैंने म्यूचुअल फंड की कर रखी है, उसका सीएजीआर 24.33% के आसपास चल रहा था उस समय ऐप के अंदर। फिर 2 मिनट सोच रहा था कि जो मैंने गालियां दी है वो कहीं ऐसे लग के वापस तो नहीं आ रही। बिलीव मी बच्चों, मेरी बात को मानो, मेरी प्लीज। मुझे आपसे क्या चाहिए इसमें ऐसा तो है नहीं कि आप मेरे थ्रू म्यूचुअल फंड खरीदोगे तो भाई मेरे को कमीशन मिलेगी।
मैं आपको एक सिंपल चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं लोगों को ये। अच्छा, अब आपके मन में ना एक आपके एक डाउट का मैं आंसर देता हूं, एक डाउट का मैं आंसर देता हूं। आप बोलोगे सर जब म्यूचुअल फंड में इतने अच्छे ही रिटर्न मिलते हैं तो लोग बाग डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट क्यों करते हैं, डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए इतने उतावले क्यों रह रहते हैं? नंबर 1 रीजन, ईगो। ईगो ईगो ईगो, तेरा भाई मार्केट को बीट करके दिखाएगा। और भाई लगातार हर साल मार्केट से बीट हो रहा है। हेलो, गेटिंग अ पॉइंट, कम ऑन। और बच्चों पता है क्या है, स्टॉक में इन्वेस्टिंग के रिटर्न्स कैलकुलेट भी करना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। हमें पूरे एक्सेल लेके बैठना पड़ गया था उसका XIR निकालने के लिए। हेलो, और म्यूचुअल फंड में क्या साथ साथ दिखता रहता है। तो आप सिंप्लिसिटी को चुने, ईगो को बीच में ना लाए। नंबर 1 रीजन बता रहा हूं, ईगो, कि भाई म्यूचुअल फंड, वही मैंने उस दिन समझा कि म्यूचुअल फंड मैनेजर को गालियां दे दो कि ये तो अपने कमाने के लिए बैठे हैं, अपने कमाने के लिए बैठे हैं, इनका तो अपना एक्सपेंस रेशियो चाहिए इनको, मैं तो खुद इन्वेस्ट करके आगे बढ़ जाऊंगा। भाई नहीं, जब आप एक बड़ी इन्वेस्टमेंट, जब आप बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे तो आप लोग नहीं कर पाएंगे उनको बीट, बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। ओके, चलिए। हाँ, ये बच्चों कुछ चर्चा थी, मैंने एक्स्ट्रा चर्चा करी आपसे। प्लीज आप लोग मत फंसिएगा, जल्दी पैसा। एक और थॉट मेरे माइंड में आया था, मैं इस पे शायद कुछ लिखूं भी। व्हाट इज द फास्टेस्ट वे टू लूज मनी? आंसर इज कीप सर्चिंग फॉर द वेज टू मेक मनी इन द फास्टेस्ट वे। समझे कि नहीं समझे तुम लोग? व्हाट इज द फास्टेस्ट वे ऑफ लूजिंग द मनी? when you keep on searching the ways of making when you keep on searching the fastest way to make money, you actually lose money in the fastest possible manner. ये आयरनी है बहुत बड़ी बच्चों। आप गूगल पे कैसे जल्दी पैसे कैसे कमाई जाए, और फिर आपके सामने बच्चों इतने सारे ऑप्शन आते हैं, फिर आप उसमें अपने पैसे लगाते हो और बुम, खत्म, गया। राइट? आज कोई भी चीज, आपको जिंदगी का ज्ञान देने की कोशिश कर रहा हूं, कोई भी चीज बच्चों टाइम मांगती है, टाइम, समय मांगती है। कल वॉरेन बफे दिखाया था मैंने आपको कि नहीं दिखाया था? कल ये परसों कभी किसी क्लास में दिखाया था। हर चीज को उसका समय आपको देना पड़ेगा। चलिए आ जाइए सत्संग के बाद बच्चों, अब हम लोग इन इंडिकेटर्स को याद कैसे कर सकते हैं। आइए मेरे साथ मेरे साथ मेरे साथ मेरे साथ मेरे साथ प्लीज एवरीवन, हम इन इंडिकेटर्स को याद कैसे कर सकते हैं। देखो बेटा, पहला तो बिल्कुल आसान, नेट लायबिलिटी। हम अकाउंट्स वाले निकाल लेते हैं। लायबिलिटी हो गया अकाउंट्स, रेशियो हो गया अकाउंट्स, इनको अलग रख देते हैं। नेट लायबिलिटी पोजीशन, की फाइनेंशियल रेशियोज। फिर उसके बाद बच्चों, उसके बाद फाइनेंस से रिलेटेड ढूंढो। फाइनेंस से रिलेटेड क्या है कि भाई साहब आपकी फिक्स टर्म की मेच्योरिटी आ रही है और आपके पास पैसों का जुगाड़ जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। राइट? फिर क्रेडिटर्स से रिलेटेड हमारे पास 3 थे। क्रेडिटर्स ने फाइनेंशियल सपोर्ट बंद कर दिया है, आप क्रेडिटर्स को पे नहीं कर पा रहे हो, आपका क्रेडिट से सीधा क्या हो चुका है, क्रेडिट टू कैश ऑन डिलीवरी हो चुका है। कम ऑन। लोन वाला एक और मिल गया मुझे, लोन वाला एक और मिल गया बच्चों मुझे। मैं इनको अलग कलर से मार्क करने की कोशिश करता हूं। ये लीजिए, मैं आपके लिए बच्चों इनके सेट्स बना रहा हूं। एक फिक्स टर्म बोरिंग हो गया और एक आपका हो गया इनएबिलिटी टू कंप्लाई विद टर्म्स ऑफ लोन एग्रीमेंट। देखिए हमने कितने याद कर लिए, हम बार बार बोल के याद नहीं कर रहे हैं, हम लोग चंकिंग करके याद कर रहे हैं। पहला चंक मैंने क्या बनाया, नेट लायबिलिटी अलग निकाल दो भाई, ठीक है जी। अकाउंट्स वाला, लायबिलिटी वाला मैंने अलग निकाल दिया। अच्छा जी, उसके बाद की फाइनेंशियल रेशियो, उसको भी अलग अलग से मार्क करके आता हूं मेरे को। ये आपके अकाउंट्स वाले हो गए, लायबिलिटी हो गई, की फाइनेंशियल रेशियोज हो गए, डन, दोनों अलग कर दिए। फिर बच्चों पैसों की अवेलेबिलिटी से रिलेटेड बात करते हैं। आप शॉर्ट टर्म को लॉन्ग टर्म के लिए यूज कर रहे हो, आप शॉर्ट टर्म को लॉन्ग टर्म के लिए यूज कर रहे हो, लोन के टर्म से कंप्लाई नहीं कर रहे हो। 2 और हो गए, 4 याद हो गए। 3 क्रेडिटर वाले बोल दो, 3 क्रेडिटर वाले बोल दो। नंबर 1, क्रेडिटर से फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिल रहा। नंबर 2, आपको क्रेडिटर ने किस पे शिफ्ट कर दिया है, कैश, सीधा सीधा आपको क्रेडिट से कैश ऑन डिलीवरी पे शिफ्ट कर दिया है। नंबर 3, आप क्रेडिटर्स को टाइम पे नहीं कर पा रहे हो। क्या ये 5 बातें आपको याद हो जाती है? मुझे बता दीजिए। 5 भी नहीं, 2 और 2 4 और 3। क्या बच्चों ये आपको 7 बातें याद हो जाती है? 7, बड़ी आसानी से। पहले अकाउंट्स वाले, नेट लायबिलिटी, एडवर्स की फाइनेंशियल रेशियो। फिर बच्चों हमारे पास आगे कौन से वाले, लोन वाले। आपके पास पैसा है नहीं, शॉर्ट टर्म को लॉन्ग टर्म के लिए यूज कर रहे हो, लोन को टाइम पे नहीं कर रहे हो। क्रेडिटर वाले, क्रेडिटर से फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिल रहा है, क्रेडिटर को टाइम पे नहीं कर रहे हो और क्रेडिटर ने आपको चेंज कर दिया किस पे, कमांड में जल्दी बता दो किस पे चेंज कर दिया है, क्रेडिट से कैश पे चेंज कर दिया है। डन, आ जाओ जी, आगे चलते हैं। और क्या कैटेगरी है, नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लो। इसको भी अकाउंट्स वाली कैटेगरी में डाल दूं? कैश फ्लो तो अकाउंट से बनता है, नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लो, ठीक है जी, इसको भी अकाउंट्स वाली कैटेगरी में हमने डाल दिया है। ओके बस, और एक और फाइनेंस कैटेगरी का मुझे मिल गया है, इनएबिलिटी टू ऑब्टेन फाइनेंस, इनएबिलिटी टू ऑब्टेन व्हाट, फाइनेंस फॉर एसेंशियल न्यू प्रोडक्ट। लीजिए, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास कितने बच गए अब,
हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 बच गए हैं, उनको हम ऐसे ही याद कर लेंगे, चिंता मत करिए। देखो बच्चों, मैं फिर बोल रहा हूं, कोई मेमोरी टेक्निक नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ चंकिंग करो। पहला अकाउंट से रिलेटेड बोलना शुरू करते हैं। लाइबिलिटीज, नेट लाइबिलिटी पोजीशन चल रही है, एडवर्स की फाइनेंशियल रेशियो चल रहे हैं, और साथ में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन नेगेटिव चल रहा है। 3 उठा के साइड करती है। लोन वाले पे आ जाओ। लोन वाले पे शॉर्ट टर्म को लॉन्ग टर्म के लिए यूज कर रहे हो, लोन टाइम पे रीपे नहीं कर रहे हो, फाइनेंस अवेलेबल नहीं है न्यू प्रोडक्ट्स वगैरह के लिए, स्टार्टअप से जहां से बात शुरू हुई थी। 3 और 3 6 उठा के साइड में कर दिए। अब कौन से बच गए बच्चों हमारे पास? क्रेडिटर वाले 3 बच गए। क्रेडिटर वाले 3 बोल के बताओ जरा मुझे। एक तो भाई साहब क्रेडिटर आपको फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं दे रहे हैं, आप उन्हें टाइम पे नहीं कर पा रहे हो, और उन्होंने क्रेडिट टू कैश में चेंज कर दिया। 3 और हो गए। भाई बच्चे की जान लोगे क्या? 9 पॉइंट याद करा दिए। और एक बच्चों याद रखिए, अच्छी मेहनत करेंगे तो क्या मिलता है? डिविडेंड, लेकिन वो आप दे नहीं रहे हो। तो एरियर्स और डिसकंटिन्यूअंस ऑफ डिविडेंड, एरियर्स और डिसकंटिन्यूअंस ऑफ डिविडेंड। डन, बोल दो। अब तो एक आधा ही बच गया, उसको लपेट लेंगे भाई, कोई टेंशन की बात नहीं। आ जाओ जी। डिसकंटिन्यूअंस ऑफ डिविडेंड एंड डिटेरियोरेशन इन वैल्यू ऑफ एसेट्स यूज्ड टू जनरेट कैश फ्लो। मैं आपके ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं बनाऊंगा, इतने ही याद कर लीजिए। ओके, बोलिए हाँ कहना। ऑपरेटिंग लॉस आप बोल सकते हैं, अकाउंट्स वाला, जैसे मर्जी याद करना चाहें। और बच्चों की कलर कोडिंग मैंने यहाँ पे इसलिए कर दी है कि हमें याद रहे भाई। 3 हमारे पास सबसे पहले अकाउंट्स वाले आ गए, उसके बाद बच्चों 3 हमारे पास जो है कौन से वाले आ गए? फाइनेंस वाले आ गए। 3 हमारे पास क्रेडिटर वाले आ गए, और जो 1-2 बच गए हैं, या तो आप वैसे तो अब याद हो ही जाएंगे बोल बोल के, एक डिविडेंड वाला हो गया, और एक अपना कौन सा वाला हो गया? आपका डिटेरियोरेशन इन दी वैल्यू ऑफ एसेट्स वाला हो गया। डन, इजी पीजी, कम ऑन, बोल दो। लीजिए लीजिए बच्चों, कोई एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं, कोई मेमोरी टेक्निक नहीं, सिर्फ चंकिंग करी, ग्रुप्स बनाए और याद कर लिए। ऑपरेटिंग इवेंट्स और कंडीशन क्या हो सकते हैं? बहुत सिंपल, मैनेजमेंट ने इंटेंशन दिखा दिया टू लिक्विडेट द एंटिटी और टू सीज ऑपरेशन। सर ऐसा कैसे हो सकता है? भाई फाउंडर ने डिसाइड कर लिया, मैं जा रहा हूं हिमालय पर्वत की चोटी पे, एक छोटी एंटिटी है, और मैनेजमेंट ने डिसाइड कर लिया ओके वी विल बी लिक्विडेटिंग दिस नेक्स्ट ईयर, दैट्स इट। ओके, लॉस ऑफ की मैनेजमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट। की मैनेजमेंट पर्सनल जो है वो आपको छोड़ के चले गए हैं, हो सकता है किसी की डेथ हो गई हो सकता है किसी ने कंपनी छोड़ दी और आप उसके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थे, राइट। लॉस ऑफ अ मेजर मार्केट, की कस्टमर, फ्रेंचाइजी, लाइसेंस लाइसेंस लाइसेंस, पेटीएम करो, राइट, प्रिंसिपल सप्लायर एटसेट्रा। तो आपके कोई मेजर मार्केट थी, आप उससे बाहर निकल चुके हैं, आपका कोई की कस्टमर था वो आपको छोड़ के जा रहा है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो सिर्फ एप्पल 97% प्रोडक्शन उसका एप्पल ही खरीदती थी, और एप्पल ने बोला भाई कल से हम आपसे कम सामान नहीं खरीदेंगे, तो आपका की कस्टमर आपको छोड़ के जा रहा है, राइट। आपने किसी की फ्रेंचाइजी ले रखी थी, वो कैंसिल हो गई। मैं आपको दिखाता हूं बच्चों, इंडिया में एक कंपनी है पेज इंडस्ट्रीज। पेज इंडस्ट्रीज के पास एक तरीके से एक्सक्लूसिव राइट्स हैं कि वो जॉकी की मैन्युफैक्चरिंग, जॉकी जो आपके अंडरगारमेंट्स वगैरह आते हैं ना, उसकी मैन्युफैक्चरिंग के राइट्स हुए सिर्फ पेज इंडस्ट्रीज के पास है। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो 2040 से 2045 तक है, राइट। अब 2040 तक 2045 तक तो है, लेकिन उसके बाद क्या होगा? अगर बच्चों वो फ्रेंचाइजी या वो लाइसेंस, वो राइट्स दोबारा से पेज इंडस्ट्रीज को नहीं मिले तो ठाकुर तो गयो। एक और कंपनी आपने सुना होगा, स्विमवियर बनाती है, स्पीडो। स्पीडो स्पीडो का भी बच्चों जो पूरा का पूरा फ्रेंचाइजी है, पूरा का पूरा राइट्स है, वो भी पेज इंडस्ट्री के पास है, राइट। गेटिंग अ पॉइंट, कम ऑन। तो ऐसी सिचुएशन भी बड़ी क्रिटिकल हो सकती है कि भाई आपके पास पर्टिकुलर किसी की फ्रेंचाइजी थी, तो आपने जो है वो फ्रेंचाइजी आपको वापस नहीं मिल रही है, रिन्यू नहीं हो रही है। लेबर डिफिकल्टीज, लेबर अनरेस्ट होते हैं ना, लेबर हड़ताल कर दिया लेबर ने। शॉर्टेज ऑफ इंपॉर्टेंट सप्लाईज, आपको रॉ मटेरियल ही नहीं मिल रहा है अपनी सप्लाई के लिए, अपने प्रोडक्शन के लिए। इमरजेंस ऑफ हाईली सक्सेसफुल कॉम्पिटिटर, अचानक से बच्चों एक जबरदस्त कॉम्पिटिटर उठ के आया और आपको बाहर निकाल दिया। नोकिया के केस में बच्चों एप्पल ने ये काम किया, एप्पल और सैमसंग ने ये काम किया। जो नोकिया फोन चलते थे, आप सोचिए एप्पल और सैमसंग आए और अचानक से नोकिया को क्या कर दिया? नोकिया कर दिया। जियो का भी बड़ा अच्छा एग्जांपल हो सकता है, जो जियो ने हालात करी बच्चों बाकी टेलीकॉम कंपनीज की। अब आप देखिए बची 3-4 गए, है ना। एनीवेज, तो ये बच्चों हमने कुछ कैसे फैक्टर्स पढ़े, ऑपरेशनल इवेंट्स पढ़े, मैनेजमेंट की इंटेंशन, मैनेजमेंट का चले जाना, मार्केट, कस्टमर, फ्रेंचाइजी, लाइसेंस, प्रिंसिपल सप्लायर का खो जाना, लेबर की लड़ाइयां, और साथ में शॉर्टेज ऑफ इंपॉर्टेंट सप्लाईज, इमरजेंस ऑफ हाईली सक्सेसफुल कॉम्पिटिटर। डन, आसान था बिल्कुल ये तो। अच्छा जी, अदर क्या है? अदर क्या है बच्चों? लो भाई लो, देखो अदर, नॉन कंप्लाइंस विद कैपिटल और अदर स्टैट्यूटरी और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। एग्जांपल सुने, फॉर एग्जांपल एक एनबीएफसी है, एनबीएफसी को एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ कैपिटल जो है मेंटेन करना होता है। अब उसने वो अमाउंट ऑफ कैपिटल मेंटेन नहीं किया, गोइंग कंसर्न में क्या मंडरा रहा है? जल्दी बोलिए, खतरा मंडरा रहा है। बैंक्स को भी बच्चों अपना एक रेशियो मेंटेन करना होता है, उनका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो होता है, वो मेंटेन नहीं करेंगे तो भाई साहब उनकी एग्जिस्टेंस पे क्या मंडराना शुरू हो जाएगा? खतरा मंडराना शुरू हो जाएगा। तो आप कंप्लाइंस नहीं कर रहे हो, नॉन कंप्लाइंस विद कैपिटल और अदर स्टैट्यूटरी और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। ओके,
नॉन कंप्लायंस विद कैपिटल, कोई कैपिटल रिक्वायरमेंट थी, या फिर अदर स्टैट्यूटरी और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट सच एज सॉल्वेंसी और लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट फॉर द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। पेंडिंग लीगल और रेगुलेटरी प्रोसीडिंग अगेंस्ट द एंटिटी, जो अगर सक्सेसफुल हो गई, रिजल्ट इन क्लेम दैट एंटिटी इज अनलाइकली टू बी एबल टू सेटिस्फाई। आपके ऊपर केस चल रहा है 50 करोड़ रुपए का, आपके पास पूरे जीवन में आपने टर्नओवर नहीं किया 50 करोड़ रुपए का, और आपके ऊपर केस चल रहा है 50 करोड़ रुपए का, तो अगर भाई साहब वो केस सक्सेसफुल हो गया, यू विल नॉट बी एबल टू सेटिस्फाई। देन चेंज इन लॉ और रेगुलेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी एक्सपेक्टेड टू एडवर्सली इफेक्ट द एंटिटी। आपको इसका एग्जांपल देता हूं। एक पिक्चर आई थी, शाहिद कपूर, अनुष्का शर्मा और एक और हमारा वो नॉर्थ ईस्ट का एक्टर था, उसके अंदर मुझे नाम याद, बदमाश कंपनी। तो बदमाश कंपनी में वो लोग क्या कर रहे थे, ध्यान से सुनिएगा। बदमाश कंपनी में वो क्या करते थे, पहले पुराने टाइम पे जो शूज होते थे, शूज के इंपोर्ट पे बहुत ज्यादा ड्यूटी होती थी, तो वो लोग क्या करते थे, जुगाड़ से वो जो है इंडिया में शूज ले आते थे, राइट पैर का अलग, लेफ्ट पैर का अलग, और उसको फिर कुछ कुछ करके जो है वो इंडिया में ले आते थे विदाउट इंपोर्ट ड्यूटी। तो उनका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, क्योंकि एक आम आदमी अगर 1000 रुपए का जूता ले लेता था, उसके ऊपर 1000 रुपए की इंपोर्ट ड्यूटी लगती थी, 2000 का पड़ता था। लेकिन इनको वही जूता 200-300 रुपए का पड़ता था, क्योंकि ये जुगाड़ से लेके आ रहे थे, उसमें कॉस्ट भी कम हो जाती थी, इंपोर्ट ड्यूटी भी बच जाती थी। फिर क्या हुआ, एक दिन गवर्नमेंट ने जूतों से इंपोर्ट ड्यूटी हटा दी और उनका बिजनेस क्या हो गया, ठप। राइट, तो मैंने जस्ट एक आपको एग्जांपल देने की कोशिश करी। आप इसका एग्जांपल ले सकते हैं ऑनलाइन गेमिंग में, बेटिंग कंपनीज के केस में। तो जगह जगह पे बच्चों आप लोग देखेंगे क्या होता है कि कभी कभी गवर्नमेंट की रेगुलेशन की वजह से आपके बिजनेसेस क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, ठप हो जाते हैं। राइट, इंपोर्ट का सबसे सही एग्जांपल है कि आप एक पर्टिकुलर चीज इंपोर्ट करा करते थे और गवर्नमेंट ने भाई साहब उसके इंपोर्ट पे बैन लगा दिया, अब क्या होगा, ठाकुर तो गए। क्रिप्टो करेंसी का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कि भाई क्रिप्टो करेंसी चल रही है, आपको बहुत सपने दिखाए गए, बिटकॉइन ले ले, ये डॉगी वाला कॉइन ले ले, वो वाला कॉइन ले ले, ये कर ले, वो कर ले, और भाई गवर्नमेंट एक दिन आई, इधर आओ 30% टैक्स जमा कराओ, जीएसटी भी होगा। राइट, तो आपने ध्यान रखना है कि लॉ और रेगुलेशन का चेंज भी जो है वो आपके बिजनेस को इंपैक्ट कर सकता है। एंड अनइंश्योर्ड और अंडर इंश्योर्ड कैटास्ट्रॉफी व्हेन दे अकर, इसका मतलब क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर बार बार बोलूंगा आप लोगों को, आप लोग सुनोगे नहीं। इंश्योरेंस बच्चों जरूर करवा के रखें। देखिए अगर कल को कुछ भी हो जाता है, मैं लाइफ इंश्योरेंस की बात नहीं कर रहा हूं, बिजनेस की भी बात कर रहा हूं, कि अपने बिजनेस में अगर आपके पास फैक्ट्री है तो उसका इंश्योरेंस होना चाहिए कि नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। कल को भाई कोई नेचुरल डिजास्टर हुआ और वो फैक्ट्री खत्म हो गई, अब वो फैक्ट्री खत्म हो गई तो अगर आपका इंश्योरेंस नहीं था तो आपका बिजनेस भी खत्म हो गया। लेकिन अगर आपका इंश्योरेंस था तो मुझे नहीं पता कि आप वो बिजनेस दोबारा करेंगे नहीं, लेकिन आपको कुछ तो पैसा मिल जाएगा, कम ऑन, यस और नो, आप एटलीस्ट रिवाइव तो कर ही पाएंगे। आइए, तो ये इंडिकेटर, सर आपने इंडिकेटर इतनी डिटेल में क्यों पढ़ा है, क्योंकि भाई आईसीए क्वेश्चन पूछता है इन पे डायरेक्ट। गिव एग्जांपल्स ऑफ फाइनेंशियल इंडिकेटर्स which or financial events or condition which can cast significant doubt on entities ability to continue as a going concern। और फाइनेंशियल वाले ही सबसे ज्यादा थे, सबसे पहले अकाउंट से रिलेटेड, मेरे साथ साथ रहना, नेट लाइबिलिटी पोजीशन, एडवर्स की फाइनेंशियल रेशियो, नेगेटिव कैश फ्लो। ओके, उसके बाद बच्चों क्या आ गया था हमारे पास, लोन से रिलेटेड बातें आ गई थी, शॉर्ट टर्म को लॉन्ग टर्म के लिए यूज कर रहे हो, टाइम पे रीपे नहीं कर रहे हो, नए प्रोडक्ट डेवलपमेंट मार्केटिंग के लिए पैसा है नहीं। ओके, अच्छा, उसके बाद कौन से वाले आ गए थे, क्रेडिटर वाले आ गए थे, आपको क्रेडिटर फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं दे रहे, आप उनको टाइम पे नहीं कर रहे, और साथ में याद रखिए कि उन्होंने आपको क्रेडिट टू कैश पे शिफ्ट कर दिया है। फिर एक डिविडेंड वाला हो गया था, कम ऑन, यस और नो, एक आपका डिविडेंड वाला हो गया था, और एक आपका डिटीरियोरेशन इन वैल्यू ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी हो गया था कि आपसे कैश फ्लो जनरेट ही नहीं कर पाएंगे। आसान, बोलिए। फिर अदर इवेंट्स, ऑपरेटिंग इवेंट्स में क्या आएगा, सबसे पहले बच्चों आएगा कि भाई मैनेजमेंट की इंटेंशन। फिर लॉस हो गया, लॉस क्या हो गया, आपका की मैनेजमेंट आपको छोड़ के चली गई, आप मार्केट से बाहर हो चुके हो, लेबर डिफिकल्टी आ रही है, एंड देन उसके बाद बच्चों, उसके बाद इंपॉर्टेंट, हाँ जी, उसके बाद क्या है, इंपॉर्टेंट सप्लाईज आपको नहीं मिल रही है और हाईली सक्सेसफुल कॉम्पिटिटर आ गया है। इजी। अदर्स में क्या आ सकता है बच्चों, अदर्स में आपने कोई स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट कंप्लाई नहीं करी, फर्स्ट। दूसरा, आपके ऊपर केसेस हैं जो इतने हैवी हैं कि अगर केसेस सही साबित हुए तो आप उनको सेटिस्फाई, उनकी पेनल्टी को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया, इसको आप याद रख लीजिए, क्रिप्टो करेंसी से, एंड अनइंश्योर्ड और अंडर इंश्योर्ड है आप। डन, बोलिए। सुनिधि ने कोड बना के दिया है, सुनिधि जरा मुझे इसको समझा भी दो बेटा जल्दी से, अगर समझा दोगी तो फिर आपको प्राइज मिलेगा।
एक क्वेश्चन आ रहा है कि सर कैपिटल रिक्वायरमेंट का मतलब क्या होता है। तोमर साहब, कैपिटल रिक्वायरमेंट मतलब बेटा जो इंश्योरेंस कंपनी खुलती है, बैंक्स खुलते हैं, एनबीएफसी खुलती है, इवन म्यूचुअल फंड हाउस खुलता है, इनके लिए इनिशियल कैपिटल रिक्वायरमेंट बताई जाती है गवर्नमेंट की तरफ से। मिनिमम आपके पास इतने करोड़ रुपए होने चाहिए। इंश्योरेंस में एक बार चेक कर लीजिएगा, 100 करोड़ रुपए मेरे ख्याल से पहले आपके पास होने चाहिए, तभी आप लोग जो है वो क्या कर सकते हैं, इंश्योरेंस के बिजनेस में उतर सकते हैं। समझे इस बात को? बोलो हाँ के ना। लो जी लो, तो इसके लिए बच्चों कोड आया निकल के, और वो क्या है? स्मेल। क्या बेटा जल्दी बता दो? स्मेल। तो एस से हमारे पास क्या हो गया, जल्दी बताते जाओ मुझे। शॉर्टेज ऑफ इंपॉर्टेंट सप्लाई, मैनेजमेंट इंटेंशन, इमरजेंस ऑफ हाईली सक्सेसफुल कॉम्पिटिटर। फिर बच्चों तीन तो हमारे पास एल है ही, क्या क्या? की मैनेजमेंट चली गई, हमारी की मार्केट, कस्टमर्स वगैरह चले गए, और लेबर डिफिकल्टीज। डन। तो बहुत सिंपल सा बच्चों है, जब आपको इन चीजों की स्मेल आए तो समझ लेना बेटा ऑपरेटिंग इवेंट्स और कंडीशन है दैट में कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। डन। बोल दो, आ जाओ। चलो अब बच्चों हमारे पास क्या है, आज का आखिरी टॉपिक है ऑडिटर कॉन्क्लूजन। और मैं चाहता हूं एक बार आप ये पढ़ें और मुझे बताएं क्या ये हमने पढ़ा हुआ है कि नहीं। ऑडिटर कॉन्क्लूजन। संजीव, बैंक के लिए भाई लाइसेंस चाहिए होता है आरबीआई से, और आरबीआई इतनी आसानी से कोई भी चीज नहीं देता है, बहुत सारी चीजें चेक होती हैं उसके लिए, बहुत सारी चीजें। जल्दी बताओ, पढ़ लिया ये? क्या ये हमें आता था बच्चों? क्या ये हमें आता था? देखो इसमें कह क्या रहे हैं, इसमें यही तो कह रहे हैं कि ऑडिटर को अल्टीमेटली ऐसे 570 में कंक्लूजन क्या बनाना है। अरे कंक्लूजन वही बनाने जो हमारा ऑब्जेक्टिव था। क्या कंक्लूजन बनाएगा कि साहब वेदर आई हैव ऑब्टेन्ड सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस about the appropriateness of management use of going concern assumption of accounting in the preparation of financial statement. Come on. और दूसरा कंक्लूजन क्या बनाऊंगा, ऑडिटर को बताना है कि भाई मैंने जो ऑडिट किया उसके बेस पे मैं कंक्लूड करके बताऊंगा कि वेदर मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट related to events and conditions that may cause significant doubt on entities ability to continue as a going concern. राइट? तो एक ही बात आप ध्यान से देखें, एक ही बात 3 जगह रिपीट हुई है, रिस्पॉन्सिबिलिटी में, ऑब्जेक्टिव में और कंक्लूजन में। तो आप ये समझे गोल क्या है। गोल हमारा बच्चों यही है जो हमने पढ़ा कि भैया हमें अल्टीमेटली ये काम करना है। कम ऑन, यस और नो बोल दो। पक्का पक्का पक्का। लीजिए लीजिए बच्चों, इस स्टैंडर्ड में आप लोग मार्क कर सकते हैं हमने क्या क्या कर लिया है। हमने सबसे पहले बच्चों इसके बेसिक्स पढ़े, जिसके नोट्स मैंने आपको हैंड रिटन फॉर्मेट में दिए हैं। हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ असेसमेंट पढ़ लिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर पढ़ लिया हमने। उसके बाद बच्चों हम लोगों ने ये इंडिकेटर्स के एग्जाम्पल पढ़े हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और ऑडिटर कंक्लूजन भी हमने कंप्लीट कर लिया है, और मटेरियल अनसर्टेनिटी भी हमने पढ़ लिया है। हमारा नेक्स्ट टास्क क्या रहेगा, हमारा नेक्स्ट टास्क रहेगा बच्चों रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स को पढ़ना कि रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स क्या होते हैं, और उसके बाद फाइनली ऑडिट रिपोर्ट पे इसका क्या इंपैक्ट आता है। 2 चीजें रहेंगी, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर विद रिस्पेक्ट टू गोइंग कंसर्न एंड रिपोर्टिंग विद रिस्पेक्ट टू गोइंग कंसर्न। डन। बोल दो। ये हम बच्चों आज कंप्लीट कर लेंगे, टेंशन की कोई बात है नहीं। चलिए अब हम करते हैं जल्दी से बैठ के रिवीजन।